नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा में। आपके साथ मैं हूं शिखा शर्मा। युवा साथियों, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक, एटीएम से लेकर यूपीआई तक और इंटरनेट से लेकर एआई तक सभी कुछ हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम डिजिटल दुनिया का एक हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में जितनी हमें सुविधा मिलती है, उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें, सचेत रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। इसके लिए ज़रूरी है आपको ये समझना कि साइबर वर्ल्ड में आपको सुरक्षित कैसे रहना है, और आज के कार्यक्रम में आपको ये समझने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी है एक बहुत ही खास शख्सियत। आप न केवल सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करते हैं, बल्कि साइबर क्राइम से भी हमें सुरक्षित रहने के लिए सचेत करते हैं। साइबर क्राइम के केसेस को आप सुलझाते हैं और जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अंकुर चंद्रकांत जी का हम कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, आपको एक बहुत बड़ा अनुभव है जिसकी हम बात करते हैं कि 16 वर्षों से अधिक भी से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप युवाओं को स्पेशली जागरूक करते हैं इसके लिए। तो आज के इस समय की अगर हम बात करें और जो हमारे युवा साथी अभी हमें देख रहे हैं, तो उनके लिए डिजिटल लिटरेसी को आप कितना इम्पॉर्टेंट मानते हैं? देखिए, डिजिटल लिटरेसी आज उतनी ही ज़रूरी है जितना एक आम इंसान को स्कूल जाना ज़रूरी है। स्कूल में जाके आप बेसिकली ये सीखते हैं कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, कैसे किससे बात की जाती है, किसी नए सब्जेक्ट के अपडेट्स हैं वो कैसे आप तक पहुंचते हैं, कैसे आप किसी नए सब्जेक्ट की जानकारी लेते हैं। सेम वे डिजिटल लिटरेसी मीन्स आज ऑनलाइन क्या हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप आज के टाइम पर देखेंगे तो मोस्टली जितने भी क्राइम है सारे के सारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं। आज चेन झपटना, पॉकेट मारना, ये सब बहुत रेयर हो गया है। जो भी क्राइम हो रहा है सब इंटरनेट पे हो रहा है। तो आपको डिजिटल लिटरेसी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो आपके पास है आप उसको कैसे सेव करके रखें और अपने आसपास के लोगों को कैसे सेव रखें। अगर आप डिजिटली अपडेट नहीं होंगे, डिजिटल नॉलेज नहीं होगी, तो मैं मानता हूँ कि आज आप इवोल्यूशन से बहुत पीछे हैं। ये वही हो जाएगा कि आप आज भी मॉडर्न एरा में रह के एक स्टोन एज की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। तकनीक ने हमारे जीवन को जितना सुविधाजनक बना दिया है, उतना ही ज़रूरी है कि हम सेफ़ रहें, और सेफ़ रहने के लिए हमारा जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। तो सर, जब बात हम करते हैं साइबर वर्ल्ड की, तो फाइनेंशियल गतिविधियां हम इसमें बहुत ज़्यादा देखते हैं, और हमारे युवाओं को भी जब ज़रूरत होती है लोन की, तो आजकल हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐप ऐसी बनी हुई हैं जो फेक हैं, जो हमारे युवाओं को आकर्षित करती हैं। तो कैसे पहचानें कि सब कुछ ठीक हो रहा है, वो सही जगह अप्लाई कर रहे हैं, या कोई एक ऐसा जाल है जिसमें वो फंसने जा रहे हैं? देखिए, जो ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जिससे मोस्टली आज के टाइम पे क्राइम होते हैं। अगर कोई भी बैंकिंग ऐप है या कोई लोन ऐप है आपको बिना प्रॉपर केवाईसी के लोन दे रही है, बिना सिबिल चेक करे आपको लोन दे रही है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक इंडिकेशन है कि आपको इससे दूर रहना है। आजकल बहुत सारे बाहरी मुल्क हैं जो इस टाइप की गतिविधियों को फंड करते हैं। स्टूडेंट आजकल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसकी बैक आ गई, बैक को भी क्लियर करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम फ़ी देनी पड़ती है। उस बच्चे को लगता है मैं घर पे कैसे ये बात डिस्कस करूं, तो चलो कहीं से लोन ले लेते हैं। कहीं पार्टी में जाना है तो चलो कहीं से लोन ले लेते हैं, बिकॉज फ्रेंड से तो लोन लेना हो गया पूरा। तो आप कहीं से बाहर से लोन लेते हैं, वो ऐप्स आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक का लोन देती हैं, लेकिन आपसे बहुत मोटी रकम वसूलती हैं, और तब तक वसूलती है जब तक आप मेंटली बहुत हैरेस ना हो जाएं। वो आपके सारे फ़ोन का एक्सेस ले लेती हैं रूट लेवल तक, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके एसएमएस, आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, सब पे उनका एक छत्राधिकार होता है। उसके बाद आता है सबसे घिनौना क्राइम, ब्लैकमेलिंग का, स्पेशली गर्ल्स के अगेंस्ट। वो गर्ल्स की जो फ़ोटोज़ होती हैं उनको एआई से, फ़ोटोशॉप से मॉर्फ कर देते हैं, और उनको थ्रेटन किया जाता है कि ये सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, आपके परिवारजनों तक, परिजनों तक पहुंचा दी जाएगी, अदरवाइज़ मुझे इतने पैसे की पेमेंट करो। तो आजकल ये फेक लोन ऐप्स बस एक लोन ऐप्स नहीं रह गई हैं, इससे हमने कई लोगों को अपने साथ गलत स्टेप उठाते भी देखा है। तो युवा साथियों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आता है कि बहुत जल्दी आपको लोन मिलने वाला है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, और आपको लगता है कि सब कुछ इतना आसान है तो सोचना क्यों है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। किसी भी ऐसी ऐप पे अप्लाई करने से पहले पूरी जानकारी लीजिए, और बिना किसी केवाईसी के, डॉक्यूमेंटेशन के इस तरह से लोन मिलना एक जाल हो सकता है जिसमें आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। अब जैसे सर आपने एआई की बात की, तो आजकल हम
ये भी देखते हैं कि एआई का जितना यूज़ है उतना मिसयूज़ भी हो रहा है, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें भी आ रही हैं। तो ये सारे क्राइम होते हैं, ये हम इन्हें कैसे समझें और कैसे खुद को जागरूक रखें, सावधान रहें? देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का प्रावधान ही नहीं है। डिजिटल अरेस्ट टर्म ही स्कैमर्स के द्वारा इजाद की गई है। अगर आपको एक रैंडम कॉल आता है, क्योंकि इनका एक पूरा मोडस ऑपरेंडी है, या आपको या फिर किसी रेप्यूटेड पर्सन को जिसके पास खोने के लिए इज्जत है, पैसा ही नहीं इज्जत भी, उसी को आप डरा धमका कर अपने ऑर्डर्स फॉलो करवा सकते हैं। तो ये आपको एक कॉल करेंगे, कॉल के दूसरी तरफ कोई महिला होगी या फिर इनकी कोई डीप फेक वीडियो होगी जिसमें कुछ अश्लील मतलब तत्व होंगे, ये आपको कॉल करेंगे, क्योंकि आपको समझने में ही 4-5 सेकंड लग जाते हैं कि अरे हो क्या रहा है। तो इतनी बीच में या आपका एक वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, फिर उससे आपको ब्लैकमेल करते हैं। दूसरा तरीका है कि आपके नाम से कस्टम में एक पैकेट आया है, उस पैकेट पे आपका नाम लिखा है और आपके किसी परिवारजन ने भेजा। ये जब हमने इसको ओपन किया तो इसमें तो ड्रग्स निकले या कोई भी ऐसी चीज़ निकली जो कि एक स्मगलिंग का पार्ट होती है, जिससे आपके ऊपर कोई क्रिमिनल अरेस्ट किया जा सकता है। तो उससे ये डर बनाते हैं। और इस केस में छोटे मोटे लोगों की बात नहीं करूंगा मैं, बड़े बड़े बैंक के रिटायर्ड अफसर्स, टीचर्स, मतलब डेकोरेटेड जो हमारे आर्मी के रैंक्ड ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर्स वगैरह, सब इसका जाल का शिकार हो चुके हैं। पुलिस के महकमे के बड़े बड़े आला अधिकारी भी इसका शिकार हो चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट इतनी खौफनाक चीज़ है, मतलब वो एआई से पूरा एक जनरेट कर देते हैं फेक पुलिस स्टेशन, वहाँ पर फेक नॉइजेज आते हैं एआई के थ्रू कि भाई इसको अरेस्ट करो, उसको पकड़ो। सोचो आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, हमेशा आपसे किसी ने सर आप करके बात की, अचानक कोई आपसे तू तड़ाक करे, आपका कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाता है, आपको लगता है मेरे साथ क्या हो गया। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आप डिजिटल अरेस्ट में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए कुछ नहीं करना, ऐसा कोई भी कॉल आता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं या आपके अगेंस्ट कोई एक मुकदमा दर्ज हुआ या एफआईआर दर्ज हुई है, आपको देन एंड देयर अपना फ़ोन, लैपटॉप, जहाँ से भी आप बात करें उसको डिस्कनेक्ट कर देना है इंटरनेट से कम 15 मिनट, नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाना है एंड उसी टाइम आपको रिपोर्ट करानी है। यही एकमात्र ज़रिया है इससे बचने का। इनके आप एक बार झांसे में आएंगे तो यकीन मानिए इज्जत, पैसा, शोहरत सब चली जाएगी। तो सर ये कहा जा सकता है कि पहले हमें डराया जाता है और उसके बाद जब हम डर जाते हैं तो फिर ऐसा कुछ हम करने लगते हैं जो वो अपराधी चाहते हैं कि हम करें और उनकी बातों में हम आ जाते हैं। अब जब सर बेसिकली ये तरीका ही यही है। अगर आप देखें ये बचपन से चला आ रहा है, अर्जेंसी प्लस पैनिक क्रिएट्स ओबीडियंस। आपके अंदर अगर ओबीडियंस जगाना है तो आपको अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी, आपके अंदर डर पैदा किया जाएगा, आप अपने आप ओबीडियंट हो जाएंगे, फिर आपको उसके इंस्ट्रक्शंस मानने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो युवा साथियों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो एक छोटी सी समझदारी आपके लिए एक अच्छी राह आगे के लिए भी बना सकती है, जहां आप सुरक्षित रहेंगे। आपको थोड़ा सा रुकना है और जैसा सर ने बताया कि आपको पूछना भी है कि क्या ये कॉल आपके ही जानकार का था, और आगे आने वाले लोगों को बचाने के लिए आपको इसकी रिपोर्ट भी करनी है पुलिस में। अब जब बात करते हैं हम हमारे युवा साथियों की, तो आजकल वो क्रिएटर के रूप में भी सामने आते हैं और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस भी करते हैं। लेकिन इस दौर में हम ये भी देखते हैं कि हमारे कुछ युवा साथी फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। तो सर, ये जो सोशल मीडिया पर फ्रॉड होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, और हमारे जो युवा साथी क्रिएटर हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वो बच सकते हैं और क्या सावधानी वो रखें? देखिए, अगर हम क्रिएटर्स की बात करें आज के टाइम पे, तो क्रिएटर्स अछूते नहीं है साइबर क्राइम से। कॉज जितना डिजिटल फुटप्रिंट उनका है उतना तो शायद किसी का भी नहीं है। वो पूरे दिन ऑनलाइन रहते हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। अरे ठीक है, वो उनकी ज़रूरत भी है, उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो यही है आज के टाइम पे। दे आर कंटेंट क्रिएटर, दे आर इन्फ्लुएंसर। बट इमेजिन आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट आप खुद किसी के इन्फ्लुएंस में आके एक शिकार हो जाते हैं साइबर क्राइम का, तो आप कैसा एग्जाम्पल आगे सेट कर रहे हैं। मैं एक बताता हूँ, हाल ही में एक मुंबई के बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, और उन महिला को हम किसी के थ्रू जानते थे, तो उनके लगभग 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि अपने में बहुत अच्छा एक बड़ा फिगर है। तो उनके साथ यही क्राइम हुआ। उनको जनरली जो डील मिलती थी पर रील या पर उनके प्रोजेक्ट की, उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ी डील ऑफर की गई। तो ऑब्वियसली आता पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। तो जब उन्होंने स्कैम किया, स्कैम की शुरुआत हुई कि एक PDF है, आपको इसको सिग्नेचर करके हमें रिटर्न करना है। तो जब उन्होंने PDF शेयर किया तो अपने आप उसमें एक ट्रोजन फाइल इंट्रैप थी, वो उनके फ़ोन में चली गई। तो फ़ोन का तो एक्सेस मिल गया उनको। फिर दैट उन्होंने बोला कि हमें आपको एज अ
क्लाइंट बताना है तो आपको हमें एज अ मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना। तो उन्होंने बोला कि जहां आपका अंदर सेटिंग्स है वहां पर एक ईमेल आपकी होगी। अभी तक तो आप अकाउंट हैंडल कर रहे थे तो इसलिए आपकी थी, लेकिन अब आपको हमारा ईमेल डालना है। तो होता क्या है ना, जब बहुत बड़ा एक अमाउंट आता है तो ये आंखों पे पर्दा पड़ जाता है यहाँ भी, तो आपको पता नहीं लगता कि क्या करना है। उन्होंने उसका ईमेल आईडी डाला, उस ईमेल आईडी के थ्रू उन्होंने पूरे अकाउंट को ही एक्सेस कर लिया। अब वो रिटर्न अकाउंट करने के लिए उनसे डिमांड करने लगे। स्टार्टिंग जो अमाउंट की वो थी वो 30 लाख रुपए थी कि 30 लाख दोगे तो आपको अकाउंट देंगे। तो ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। क्रिएटर्स को ये समझना पड़ेगा, पैसा ज़रूरी है, ठीक है आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा पैसा भी कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। दूसरा, कोई भी एपीके फाइल आती है आपके पास कि ये हम आपको ब्रांड मैनेज कर रहे हैं, हमारी एजेंसी की एक एपीके फाइल है, आप इसको डाउनलोड करो और आप हमारे मेंबर बन जाओ, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इट। आपको ऐसी कोई एपीके डाउनलोड नहीं करनी जो गूगल प्ले स्टोर पे ना हो या एप्पल के स्टोर पे ना हो। सेकेंडली, कोई पीडीएफ आता है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, गलत भी नहीं क्योंकि आप पूरे दिन फ़ोन पे हैं, बट आई विल स्टिल रिक्वेस्ट कि आप उसको ट्राई करें ब्राउज़र में खोलें, वो भी इनकॉग्निटो मोड पे, ताकि अगर कुछ होना भी है तो आपका सिर्फ वो वाला सिस्टम यूज़ हो। क्योंकि आज के टाइम पे हम ब्राउज़र पे मोस्टली इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाते हैं, एवरीथिंग इज़ ऑन ऐप। तो अगर आपके लैपटॉप में कुछ इन्फेक्शन है तो वहीं के देन एंड देयर उसको ठीक करेंगे, आपका फ़ोन बच जाएगा। फ़ोन में आपका यूपीआई है, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, उन सबको आप बचा सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आप ट्राई करें। तो कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा, और इसे ध्यान में रखने के बाद आप साइबर वर्ल्ड में कुछ सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन सर, जैसा आपने अभी बताया कि एक इन्फ्लुएंसर के साथ ऐसा हुआ, उनका अकाउंट हैक हो गया और इसके बाद उन्हें समस्या भी सामने आई। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हम उनकी डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते हैं, कभी 30 लाख कभी 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, एक बार अगर आपका अकाउंट का एक्सेस चला गया तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप एक कंप्लेन करें नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन में जाके। पुलिस सदैव तत्पर है आपकी हेल्प के लिए। एंड उसके बाद एक जो आप फॉर्मल लेटर या मेल है वो मेटा को भी कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट ऐसे जाता है। इस केस में अगर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो मेटा वाले दे मेक श्योर कि आपका अकाउंट वापस आ जाए। अब उसने अगर कोई पोस्ट डिलीट कर दिया होगा तो आई एम नॉट श्योर, बाकी आपके अकाउंट की एक्सेस आपको ज़रूर मिलती है। पुलिस को कंप्लेन करके आपका ये फ़ायदा होता है कि देखिए, आपका जो अकाउंट है ना वो आपकी आइडेंटिटी है। तो इसी को मैं आइडेंटिटी थेफ्ट से भी थोड़ा जोड़ता हूँ। आपकी आइडेंटिटी, आपको लगता है कि ठीक है यार मेरा अकाउंट है, किसने हैक कर लिया, बट उस पर्टिकुलर अकाउंट से अगर किसी लेट से बड़े बिजनेसमैन को, बड़े पॉलिटिशियन को या ऐसे एक बड़े दिग्गज नेता को या किसी पर्सनैलिटी को एक अभद्र मैसेज जाता है या एक थ्रेटनिंग मैसेज जाता है, तो यू विल बी बिहाइंड बार्स, बिकॉज वो आपकी आइडेंटिटी है बॉस। आपको समझना है कि ये मेरा कनेक्शन है। वो जब तक उसकी जांच पड़ताल करेंगे कि किस पर्सन ने इसको एक्सेस किया, किस आईपी एड्रेस से, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन से गया, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तब तक आप ही पकड़े जाओगे और फिर आप सफाई देते फिरोगे। तो कभी भी ऐसा कुछ होता है, सबसे पहली चीज़ एफआईआर की इस डेट को, इस टाइम के बाद ये मेरे एक्सेस में नहीं है भाई, ये किसने ले लिया है। तो इसको आप ज़रूर अप्लाई करें कि आपको एफआईआर तो तुरंत करानी है। उसके बाद का प्रोसीजर तो वही है, आप मेटा में अप्लाई कर सकते हैं, आपका अकाउंट रिटर्न आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो युवा साथियों, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप घबराएं नहीं, और जो क्रिमिनल हैं उनकी बातों को तो आप बिल्कुल भी ना मानें, बल्कि पुलिस में रिपोर्ट करें। और इसके बाद आपको हो सकता है कि बहुत जल्दी भी राहत मिले, और जो आगे आपके नाम से क्राइम होने वाले हैं उसमें भी आप सुरक्षित रहेंगे अगर कोई क्रिमिनल आपकी आइडेंटिटी को थेफ्ट करके आपके नाम से कोई क्राइम करता है। तो सर, जब बात हम करते हैं सोशल मीडिया से ही जुड़ी हुई, तो आजकल हम देखते हैं कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आपको इतने हज़ार फॉलोअर्स मिल जाएंगे, बस इतना सा पेमेंट कर दीजिए। तो ये सब क्या हम कह सकते हैं कि सच में होता है या फिर एक जाल होता है जिसमें हमारे युवा साथियों को भी फंसाया जाता है? नहीं, देखिए ये सच में होता है, ठीक है, बट इनको बेसिकली बॉट्स कहते हैं। ये हर जगह मिलते हैं। मीन्स आपको अगर अपना 1 मिलियन फॉलोवर काउंट करना है तो हार्डली आपको 1500-1700 रुपये पे करने हैं। बट आप वो देखें ना, 1500-1700 जो हैं वो बॉट्स हैं, वो आपको जानते नहीं हैं, आपका काम उन्होंने नहीं देखा। तो कल को आपको कोई ब्रांड भी अप्रोच नहीं करेगा। आपको सोशल मीडिया पे आना क्यों है? कहते हैं ना, आना है तो छाना है। तो वो छाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। लोगों को आपका काम समझ में आना चाहिए, आपका काम दिखना चाहिए। तो वो जो धीरे धीरे जनता आपसे जुड़ती है ना, वो मैटर करती है।
इसमें तो क्या होगा, आपने पैसा दिया ले लिया फिर, लेकिन आप इसमें देखिए जब आपका एकदम से अकाउंट ग्रो करता है वो नेगेटिव एल्गोरिदम की तरफ भी जाता है। फिर वो जो स्कैमर ही कहूँगा मैं ऐसे लोगों को जो बॉट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मैं उनको कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का दिग्गज तो नहीं मानता, तो फिर वो आपके साथ डिमांड्स रखते हैं कि यार अगर आपको इतनी ब्रांड डील्स भी चाहिए साथ के साथ, इतने लाइक्स रीशेयर्स चाहिए, तो एक ये अमाउंट पे कर दो, और वो पेमेंट लेके गायब हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हो, फिर किसी नेक्स्ट के पास जाते हो कि ऑलरेडी मैंने इतना धोखा खा लिया। तो वो सारे एक ही, कहते हैं ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उसको पता है कि अभी भी धोखा खा के आया है तो थोड़ा और इन्वेस्ट कर देगा। जस्ट लाइक गैम्बलिंग, जुआ होता है, हम थोड़ा पैसा डालते हैं, हमें रिटर्न नहीं आता तो हम सोचते हैं थोड़ा और डालेंगे तो पुराना भी रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते आप बहुत दलदल में नीचे तक धंस जाते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन किसी भी बॉट से, बॉट सेलर से, ये जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के पैनल होते हैं, SMM पैनल इनको कहा जाता है, इनसे बच के रहें। इन कोई भी पर्सन बोलता है कि हम आपका सोशल मीडिया एकदम ग्रोथ कर देंगे, लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ जाएंगे, लाइक्स, मतलब हम आपको वायरल कर देंगे, तो इन चीज़ों से बचे। वायरल आप अपने काम से, अपने अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों से होंगे, किसी थर्ड पर्सन के करने से नहीं होंगे। तो आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत ही आपकी पहचान होती है, और ऐसे जो वायरल करने वाली बातें आती हैं या इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो आपको इससे भी थोड़ा बच के रहना है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो हम सभी जानते हैं युवा साथियों, आपने भी इसका नाम सुन रखा होगा, और हो सकता है कि आपने कभी कोशिश भी की हो कि आप भी इसका हिस्सा बने या इसे यूज़ में लें, या आपके पास भी होनी चाहिए। तो अब इसके बारे में ही थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं कि सर आखिर ये कैसे काम करती है और क्या ये सेफ़ रहती है, जैसे कुछ युवा सोचते भी हैं कि इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। देखिए, अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, ये एक इवॉल्व होती हुई करेंसी है, ब्लॉकचेन के थ्रू हम इसको बनाते हैं। तो क्रिप्टो सेफ तो है ही, सेफ है तभी उसका नाम क्रिप्टो है। क्रिप्ट मीन्स एनीथिंग दैट इज इंक्रिप्टेड, जिसको आप मोस्टली कहते हैं ना, वो ट्रैक नहीं हो पाता ट्रांजैक्शन, सेफ ट्रांजैक्शन है, मुझे जिसको भेजना है उसको। तो अगर आप इसको देखें कि एंड टू एंड ट्रांजैक्शन के लिए तो ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर ही एक प्रॉब्लम आती है मनी लॉन्ड्रिंग की। अगर किसी देश का पैसा बाहर के किसी देश में जा रहा है बिना हमारी सरकार को पता लगे, तो ये कितना बड़ा क्राइम है, ये कितना बड़ा धोखा है अपने देश को। आप वो देखिए, तो क्रिप्टो करेंसी का बेसिक यूज़ अब इसी के लिए किया जा रहा है। बनाई तो किसी और चीज़ के लिए थी, सेफ ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे हम बचपन में आपने देखा होगा कॉइन्स बनाते हैं, गेम आता है बिजनेस, उसमें ट्रेड्स के लिए कॉइन होते हैं, आप उनको क्रिप्टो ही समझिए ना, वो आपस में ट्रेड के लिए। बट आपने इस चीज़ को इतना बड़ा बना दिया, इतना वाइड एंड इतना, जिसे कहते हैं ना, आउटस्मार्ट कर दिया और लोगों को, कि अब इससे मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट हो गई है। एक पर्सन इंडिया में 5 करोड़ का जो क्रिप्टो है वो चांदनी चौक से खरीदता है दिल्ली में, एंड वो सीधा दुबई भेज देता है अपने वॉलेट से। तो इमेजिन कि जो ये 5 करोड़ पहले XYZ ट्रेड से बाहर जाते थे देश के, ठीक है, जो डर भी लगता था उनको, अभी कितना ईजी हो गया, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज दिया, जैसे हम UPI करते हैं। तो और वहाँ पर उस इंसान ने वो क्रिप्टो वहाँ पर डील करा, दुबई में, पनामा में, जहाँ भी, कंबोडिया में, और वहाँ से उसने कैश ले लिया। तो आपका कैश एक्चुअल में वहाँ तक फ्लो हो चुका है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, क्रिप्टो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए तब तक सेफ नहीं है जब तक रेगुलराइज नहीं है। अभी इंडिया में भी आपको पता है इंडिया की गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। दे रियली थिंक कि इकोनॉमी के लिए इट्स अ वेरी बैड डिसीजन, ठीक है, कि क्रिप्टो को हम वैध करें। तो ये अभी तक इसीलिए इंडिया में रेगुलराइज नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है और करेंसी की तरह। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। हाँ, जिस दिन उनको लगेगा कि ये एक हद तक ट्रेसेबल है, उनको अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स का पता लगेगा, तो मे बी दैट इज़ द डे यू गाइज आर वेटिंग फॉर। तब तक मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट नहीं, सजेशन है आप सबके लिए, किसी भी XYZ कंपनी में मत डील करो। क्रिप्टो में, स्पेशली USDT में, तो P2P बिल्कुल मत जाओ। P2P का मतलब है वो सामने वाला आपको फ्रॉड करने के लिए ही बैठा है, ठीक है। P2P होता है बड़े एक्सचेंज में, जैसे बाइनेंस हो गया, ट्रस्ट हो गया, XNS अकाउंट्स हो गए। लेकिन अगर आपके पास इन सब की सुविधा नहीं है, ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट यू भाई कि इन सब चीज़ों से दूर रहना। क्रिप्टो में पैसा इस हद तक जाता है, हमने घर बिकते हुए देखे, तो इनसे प्लीज़ स्टे अवे। तो आपको सतर्क भी रहना होगा। और इस तरीके से अगर आप सोचते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए, जैसा कि सर ने बताया कि कहाँ हमें सावधानी रखनी है और थोड़ा सा इंतज़ार अभी आपको करना चाहिए। बात जब होती है इन्वेस्टमेंट की, तो हम सभी युवा सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे इन्वेस्ट करें कि हमारी आय बहुत अच्छी हो जाए। तो ऐसी ही कुछ बातें हमारे पास आती हैं कि इतना रुपये आप इन्वेस्ट कीजिए और इतने साल में दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। कभी हमसे कहा जाता है कि आप स्टॉक मार्केट में किसी ग्रुप से जुड़ जाइए और इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट
करते रहिए तो आपके पास लाभ आते रहेंगे। तो सर ये सब क्या होता है और हमें कैसे पता चले कि हम सही जा रहे हैं या हम गलत दिशा में आगे चले गए हैं? देखिए, पैसा तो मेरा मानना है आप अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, पैसा सेव करने की चीज़ नहीं है, पैसा तो इन्वेस्ट करने की चीज़ है। बिकॉज ये मेरा मानना है, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं, एक काफ़ी अच्छी नौकरी के लिए जिससे आपको काफ़ी अच्छा काम मिले, तो भाई मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। इफ़ यू आर लिटरेट, इफ़ यू आर एजुकेटेड, योर मनी शुड वर्क फॉर यू। ठीक है, आपका पैसा आपके लिए काम करे, आप क्यों काम कर रहे हैं? तो पैसा इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन इन्वेस्ट करना है जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला हो कि भाई हम इसके पीछे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वी आर बिहाइंड दैट। सेबी रजिस्टर्ड, देखो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेबी रजिस्टर्ड हैं, तो ठीक है, इट्स फाइन। अब आज के टाइम पे जैसे एक्मी है, ACME, एक्मी के नाम से बहुत फ्रॉड चले थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया, और इवन अभी हैदराबाद में भी इसके कुछ स्कैम्स हैं। तो एक्मी ने क्या किया, इन्होंने अपने अलग अलग पोर्टल्स बनाए, पोर्टल्स एज इन टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, और होता कुछ नहीं है, 2 ही लोग होते हैं, ये 100 लोगों की एक चेन बनाते हैं, वही 2 लोग सबसे बात कर रहे होते हैं जस्ट टू प्रूव कि हाँ भाई हम अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का, आपको 20 आ गए, ठीक है, क्योंकि इन सब की फंडिंग बाहरी मुल्क कर रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐप जो इतना फल फूल कैसे रही है, इतनी समृद्ध क्यों हो रही हैं, आपके 10 को 20 कैसे कर दिया। 21 दिन में पैसा डबल, तो देखिए फ्रॉड ही है, सबने मूवी देखी है, आता नहीं है। पर ये 5 दिन 7 दिन में आपके 10 को 20 कर देते हैं। वहाँ से आपका लालच जोर पकड़ता है। इंसान लालच में ही मरता है, इंसान लालच में गलत स्टेप लेता है, बिकॉज उसकी भूख नहीं खत्म होती है। आपको 10 के 20 मिले, आपने कहा कि चलो ठीक है इस बार 50 लगाते हैं, 50 के 1 लाख हो गया ऑब्वियसली। बट यहाँ क्या चाहता है, आपको 1 लाख रुपए विड्रॉ करने हैं तो 30% फीस लगेगी। फिर आपने सोचा है 30% तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना, 30% आपको टैक्स दे दिया। फिर उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से करते हैं तो 10 तो मिलेगा, 5 लाख बोनस मिलेगा, और उसमें आपको टैक्स सिर्फ 5% देना है। आप खुश एकदम, आपके पास पैसा है तो आपने अपना डाल दिया, वरना तो दोस्त यार हैं उनसे लेके डाल दिया। तो अभी उत्तराखंड में हल्द्वानी एक जगह है, वहाँ पर एक लेडी के लगभग 60 लाख रुपए इसी स्कीम में गए हैं, एक लेडी के। सोचो ऐसे कितने और शिकार हैं उनके। वो एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर होता है, नंबर का गेम है। अब मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उसमें पीछे नंबर ही तो चेंज करना है, वो नंबर खाली शो हो रहा है, उतना अमाउंट नहीं है। आपका एक पर्टिकुलर अकाउंट आपको डेडिकेटेड किया जाता है, उसमें बस पीछे से नंबर चेंज करते हैं, वो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप देख रहे हैं डेली 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा बढ़ रहा है, बट वो एक्चुअल में पैसा नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्लैशिंग नंबर। तो उसके अंदर आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो इंडिया का जो साइबर क्राइम मार्केट है वो 2 लाख करोड़ का हो चुका है। तो समझिए कहाँ से पैसा हो रहा है, कहाँ जा रहा है। ये पैसा अगर साइबर क्राइम के थ्रू बाहर की कंट्रीज में ना जाए, अपने इधर ही रहे, तो देखिए ना GDP कहाँ जाती है, इकोनॉमी कहाँ जाती है, और हमारे यहाँ का जो इंसान है वो कहाँ पहुँचता है। तो लालच एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसके कारण हम साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। साइबर क्राइम बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन सर अब हम आपसे ये जानना चाहें कि हम कैसे इन साइबर क्राइम से बच सकते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो आप हमारे युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला है जो मैं सबको अब तक बताता आया हूँ, पॉज एंड वेरीफाई। ठीक है, पॉज लो फिर वेरीफाई करो, पॉज लो फिर वेरीफाई करो। आपको आप ये समझो जैसे भी USDT का स्कैम है, 100 रुपये का अगर USDT कोई आपको बोलता है कि मैं 95 का देता हूँ, तो मतलब 5 रुपये तो आपने वहीं कमा लिया। जब 95 का लेंगे आप उसको स्ट्रेट अवे 100 का बेचेंगे तो 5 रुपये का प्रॉफिट है। बट वो 5 रुपये का प्रॉफिट वो इंसान खुद क्यों नहीं कमा रहा? अगर आपको कोई ट्रिक आती है जिससे आप 100 करोड़ 200 करोड़ के मालिक बन सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप YouTube में चिल्ला कर सबको बताएंगे कि आओ मैं तुम्हें करोड़पति बनाऊं। करोड़पति इंसान खुद बनना चाहता है, दूसरों को नहीं। तो हमेशा याद रखें, जुआ खिलाने वाला जीतता है, खेलने वाला कभी नहीं जीतता है। तो इसीलिए पॉज एंड वेरीफाई। अगर आपको कोई पर्सन कुछ नई स्कीम बता रहा है और आपको लग रहा है यार इट इज़ टू गुड टू बिलीव कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो चमत्कार नहीं स्कैम हो सकता है। तो आप थोड़ा वेरीफाई करें उसको, क्या ऐसा है, क्या ये जो कंपनी है जिसके अगेंस्ट मुझे कुछ रिटर्न्स भरने हैं, कुछ डिपॉजिट करना है, ये सेबी में है या नहीं है, या इनका कोई प्रीवियस अच्छा रिकॉर्ड है या नहीं है, इन सबको वेरीफाई करें। सेम वे अगर AI की बात करें तो आजकल AI के तो थ्रू जो क्राइम्स हो रहे हैं वो डिटेक्ट करने भी बहुत मुश्किल है। इसको कहते हैं AI पॉइजनिंग। बेसिकली AI के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे ChatGPT है, जेमिनी है, क्लाउड है। तो इन सबको क्या करते हैं आजकल हैकर्स ना, गलत इन्फॉर्मेशन फीड कराते हैं। आपको फीडिंग ही गलत होगी तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। जब आपका रिजल्ट गलत आएगा तो आप उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कैसे? तो आपको ये चीज़ समझनी है, अगर कहीं कोई क्राइम हो रहा है तो पॉज एंड वेरीफाई। OTP
ज़रूरी नहीं है कि ओटीपी ही शेयर करना है, तो आप ओटीपी की जगह ऑथेंटिकेटर ऐप्स का यूज़ करें। गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, आप उसको यूज़ करें। 2 स्टेप जो होता है उसको मल्टी फैक्टर बना सकते हैं। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन की जगह मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसको बनाएं। ओटीपी शेयर ना करें, पासवर्ड शेयर ना करें, ये बहुत बेसिक चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी पिक्चर शेयर ना करें। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन जितना कम आपका डिजिटल फुटप्रिंट होगा ना बॉस, आप उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। क्यों आपको अगर एक बढ़िया से महल में जाना है, आमेर जाना है, वहाँ पर जाके आपको फोटो खींच के डालनी है, क्या और लोगों ने आमेर नहीं देखा होगा? आपको क्यों जैल महल के पास जाके अपनी स्पेशल फोटो? आप उस मोमेंट को जिए। आप वहां जा रहे हैं पैसा खर्च के, मोमेंट को जिए और लोगों को जलाएं ना, क्योंकि जब आप जलाने की कोशिश करेंगे ना तो कोई ना कोई स्कैमर आपको अटैक जरूर कर देगा। तो जितना कम आपका डिजिटल फुटप्रिंट रहेगा उतने आप सेफ रहेंगे। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दो। एंड बैंकिंग के लिए आई स्पेशली सजेस्ट कि 2 फोन रखो। कीपैड की जरूरत नहीं है। मेरा भी फोन है, एक फोन मेरा नॉर्मल है जिससे आप सब बात करते हैं, एक फोन मेरा यूपीआई बैंकिंग के लिए, वो ऑफ है। जब मुझे ट्रांजेक्शन करनी है ना बॉस, मैं तब उसको ऑन करता हूँ। एंड ऐसा कोई हैकर पैदा नहीं हुआ बंद फोन में से मेरा डेटा निकाल ले। सिंपल। तो ये बेसिक चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लोन लेने से बचें। लोन ले तो अपने माँ बाप से लें, भाई बहनों से लें, बहुत क्लोज रिश्तेदारों से लें, तभी उनको पता लगे कि रिश्तेदार क्या होते हैं। लेकिन फेक लोन ऐप से लोन बिल्कुल ना लें। तो कुछ सावधानियां हैं, कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। और आज सर आप हमारे साथ जुड़े और आपको इतने समय का अनुभव है, तो आपने हमारे युवा साथियों को ये भी बताया कि इस साइबर वर्ल्ड में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सर आप कार्यक्रम में हमारे साथ आए, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अंकुर चंद्रकांत जी, और उन्होंने हमें बताया कि हमारा लालच भी साइबर क्राइम की वजह हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी है कि कोई भी लालच हम ना करें, मेहनत करें, और कुछ बेसिक बातें भी सर ने बताई हैं उनका हम ध्यान रखें, तो डिजिटल वर्ल्ड में हम सुरक्षित रह सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।